दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के अंदर लगातार एक के बाद एक बहुत सारी मीटिंग का दौर चल रहा है। यस बैंक के अंदर एक बड़ा रीस्ट्रक्चर होने की तैयारी है, क्योंकि अब विदेशी बड़ा एक इन्वेस्टर भी आ रहा है, एसएमबीसी। और आप देख ही सकते हो कि यस बैंक ने पिछले 4-5 सालों में बहुत ही बेहतर किया है। प्राइवेट सेक्टर की छठी सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे है, उस प्राइस से भी नीचे जहां पे डील हुई है एसबीआई और एसएमबीसी के बीच में ₹21.5, क्योंकि लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सेल की रेटिंग आती है। लेकिन यस बैंक ने अपने दम पे करके बताया और अभी प्रशांत कुमार का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो आज 53,820 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 630 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.16% गिरा निफ्टी बैंक। काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी लगभग उतनी ही गिरावट थी। 26,074 का स्तर आ गया है 266 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 1.01% की गिरावट थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। और इसके पीछे वजह है एफआई की बिकवाली। तो डीआई लगातार रोज़ की तरह आज भी खरीदारी की है। तो आज डीआई ने 16,622 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,275 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब यह है कि उन्होंने आज 6,346 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है, यानी जितना बाजार गिरा उतना ही जम के निवेश हो रहा है डीआई की तरफ से। वो इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पिछले कई महीनों से खरीदारी हो रही है। इंडिया की इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है इंडिया के बड़े फंड हाउस को, लेकिन एफआई बाजार से लगातार अपना निवेश निकाल रहे। तो आज 17,578 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 21,171 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये कि उन्होंने 3,592 करोड़ का माल बेचा है और लगातार वो बिकवाल बने हुए फिलहाल। तो ये देख सकते हो कि विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया के फंड हाउस है जो बाजार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। यस बैंक की बात करें तो आज 18.71 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.27% की गिरावट थी। अब गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 19 पर। बाजार ने अगर साथ दिया होता तो तेजी बन जाती, लेकिन पूरा गिरावट का माहौल था, इससे ये भी स्टॉक आ गया दबाव में। और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा जल्दी ही डर जाते हैं स्टॉक के अंदर। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। आप ये देख सकते हो कि इस इवेंट का जो नाम है वो है कोटक मिड कैप कॉन्फ्रेंस 2025। अब ये देखो कि नवंबर में होगा 20 से लेके 21, 2 दिन 2025, 20-21 का ये नवंबर महीने में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। ये कोटक की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये फिजिकल रूप से होगा, एक 1-to-1 मीटअप ग्रुप मीटिंग होगी, लोकेशन मुंबई होगी। तो कुछ बड़े फैसले होंगे। ये बड़ी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें निवेशक यहाँ पे हाजिर होंगे, साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक मीटिंग और होने जा रही है, ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये आनंद राठी G20 समिट होने जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि ये नवंबर में ही होगा, 12 से लेकर 14 तारीख तक 3 दिन का इवेंट होगा ये पूरा। और फिजिकल रूप से इवेंट होगा। ये 1-to-1 मीटिंग होगी, ग्रुप मीटिंग मुंबई में होगी। तो ये बहुत बड़ा एक समिट होने जा रहा है और इसको ऑर्गेनाइज करेगा आनंद राठी। तो यस बैंक ने कमर कस ली है आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर, अपने इन्वेस्टर को अपनी तरफ प्रेरित करने के लिए, लालयित करने के लिए एक लगातार आप देखें तो इस तरह से मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ में 1 सितंबर में भी मीटिंग होने जा रही है। और आप देख सकते ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग है। तो ये जेफरीज 4th इंडिया फोरम की मीटिंग होगी और ये होगी 16 से लेकर 18 सितंबर 2025, यानी ये भी 3 दिन की मीटिंग होगी और ये सितंबर महीने में होगी। फिजिकल मीटिंग होगी और ये भी ग्रुप मीटिंग है जो देख सकते हो गुड़गांव में होगी। इसकी लोकेशन गुड़गांव है। तो ये देख सकते हो कि अब लगातार मीटिंग का दौर शुरू है, कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो ये क्लियरली देखो कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि
हो सकता है इसका टाइम चेंज किया जाए, वेन्यू चेंज किया जाए आने वाले समय। फ़िलहाल ये फाइनल है और अभी मीटिंग में समय तो हो सकता है बदलाव हो, लेकिन कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं, वो शानदार है, जो आने वाले समय ये इशारा करे कि यस बैंक कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब आप देखें तो पिछले 1 साल में यस बैंक के शेयरों का गुणागणित अगर समझ जाए तो शेयरधारकों को काफ़ी ज़्यादा ये उलझन में डाल रहा है। निवेशकों के लिए इस शेयर का सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। पिछले 1 साल में यस बैंक के शेयर में गिरावट हुई है करीब 20% की। और आप देख लो कि इसी सप्ताह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन, जो एसएमबीसी जापान की फाइनेंशियल संस्था है, इसको 24.99% की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी आरबीआई की तरफ से मिल चुकी है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना फिर से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई, बाजार की गिरावट का असर देखने को पिछले 1 साल में 20% स्टॉक गिरा है, लेकिन आप देखें 2025 से अभी तक ये 0.4% ही टूटा है और पिछले 6 महीनों में 10% बढ़ा भी है, यानी गिरावट की जो रफ्तार थी वो थम चुकी है। तो देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले सप्ताह शनिवार 23 अगस्त को जापानी बैंक एसएमबीसी को यस बैंक की चुकता शेयर पूंजी और वोटिंग राइट्स का 24.9% अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी गई है। ये मंजूरी 22 अगस्त 2025 से शुरू होकर 1 वर्ष के लिए वैध है, यानी 1 साल के अंदर उनको सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। जो भी लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल लेनी है वो सारी लेनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पे जो सीसीआई है उसके पास अप्रूवल लेना होगा। तो ये क्लियरली है कि सीसीआई के पास अप्रूवल के बाद ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कंपटीशन क्रेडिटर ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो उन्हीं को वही मंजूरी मिलती है जिनका बिजनेस सेम हो। तो इसका ऑलरेडी बिजनेस सेम है, तो मंजूरी मिलने की कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जापानी बैंक सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रहा है। एसएमबीसी ने भारतीय स्टेट बैंक से 13.19% शेयर खरीदे। इसके अलावा 7 अन्य बैंक एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से 6.81% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो हाल में ही जापानी बैंक को 24.9% की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि एसएमबीसी को प्रमोटर की भूमिका नहीं मिलेगी, यानी वो प्रमोटर के तौर पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक विदेशी बैंक है। इस खबर के बाद शेयर में ऊपरी स्तर से गिरावट भी देखने को मिली। लोगों को लग रहा था कि वो एक प्रमोटर के तौर पर आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको अब एक आम जो रिटेल इन्वेस्टर के तरीके से ही उसमें आना होगा, जो रिटेल जो शेयर होल्डिंग है उसमें आना होगा, न कि यहाँ पे प्रमोटर के तौर पे आएंगे। तो अभी भी जो प्रमोटर का सपना यस बैंक के लिए वो अभी भी बाकी ही रहेगा। तो भारत के बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से शामिल आप देखें तो इस नई डील के बाद आगे क्या बदल सकता है। निवेशकों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये शेयर बदलाव के लिए तैयार है या अब भी जोखिम का दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि लोगों का रुझान समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। अब मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक की मौजूदा चाल और हाल के तिमाही नतीजों को देखते हुए शेयर में किसी तरह की बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल सीमित है। एसएमबीसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सौरभ जैन ने हाल में ही एक न्यूज़ चैनल में बताया कि यस बैंक की बैलेंस शीट के हालिया आंकड़े शेयर प्राइस के पहले से शामिल हैं। इसका मौजूदा वैल्यूएशन थोड़ा ऊँचा है और ये बड़े अपसाइड की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। तो कुल मिला के यही बार बार मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि ये स्टॉक महंगा है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती। बल्कि अगर आप देखें तो ये 2018 के पहले जो इसकी शेयर की प्राइस थी वो यहाँ पे आपको बहुत ऊपर 3 डिजिट में दिखाई देगी। तो उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी नीचे है। वैसे जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी तरफ से सेल की रेटिंग दी हुई है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि यह बैंक वित्त वर्ष 2025 से 27 के बीच में 14% का लोन ग्रोथ दर्ज कर सकता है और इस दौरान रिटर्न ऑन एसेट में 3 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। तो हालांकि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि यस बैंक के किसी प्रकार के वैल्यूएशन री रेटिंग तभी संभव है जब बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी सीओई से ऊपर निकल जाए और लोन ग्रोथ में लगातार रफ्तार बनी रहे, तब इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। अब एक बार हम इसको पी रेशियो को देखें दूसरी बैंकों के तुलना में क्या ये वाकई महंगा है। तो एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो 21.21 का है, आईसीआईसी बैंक का 20.43 का पी रेशियो है, कोटक महिंद्रा बैंक का 28.68 का पी रेशियो है, एक्सिस बैंक का 12.48 का पी रेशियो है और आईडीबीआई बैंक का 12.39 का पी रेशियो, जबकि यस बैंक का 21.67 का पी रेशियो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 44.71 का पी रेशियो है, तो इंडसइंड बैंक का 49.50 का पी रेशियो है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 24.90 का पी रेशियो है, फेडरल बैंक का 12.08 का पी रेशियो। तो इसमें आपको सबसे सस्ता फेडरल बैंक दिखाई देगा और उसके बाद आपको देखो आईडीबीआई बैंक है और एक्सिस बैंक है जिनका पी रेशियो यस बैंक से कम है। बाकी आप देखो तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक,
ICICI बैंक जैसा है उसकी तुलना में लगभग वैसा ही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसको हम महंगा नहीं कह सकते, आने वाले समय स्थिति बदलेगी और येस बैंक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।